नमस्कार जोहार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। हाईकोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर पद पर होने वाली प्रमोशन के आरक्षण पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर होने वाली प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। यह मामला विकास कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि प्रोन्नति में SC/ST को दिए जा रहे आरक्षण के कारण योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार जब तक नया कानून नहीं बनाती, तब तक किसी भी विभाग में प्रोन्नति नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता के वकील मनोज टंडन ने कोर्ट को बताया कि 20 सितंबर 2024 को प्रोन्नति आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के तहत वरीयता सूची तैयार की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन आरक्षण के कारण उनसे नीचे के पद पर रहने वाले अधिकारियों को प्रोन्नति दे दी गई। इस फैसले से अब तक 98 सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों के सामने नई परेशानी खड़ी हो सकती है। रांची से महाकुंभ के लिए हो गई स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। रक्षा राज्य मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड की राजधानी रांची से महाकुंभ जाने के लिए आज से रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की शुरुआत कर दी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने रांची रेलवे स्टेशन से टूंडला के लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रक्षा राज्य मंत्री ने प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद वे मां गंगा से राज्य के विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और अधिक शक्तिशाली और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मांगे। रक्षा राज्य मंत्री ने महाकुंभ के सुखद संयोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व की भी सराहना की। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर स्वागत किया। उन्होंने उनसे झारखंड की सुख समृद्धि के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगने का भी आग्रह किया। प्रयागराज में 28 फरवरी तक होने वाले महाकुंभ में रांची से जाने वाली सभी ट्रेनों में नो रूम होने के कारण श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने रांची से 10 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया था। इसी के तहत आज टूंडला एक्सप्रेस को रांची होते हुए प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। ट्रेन को प्रयागराज के लिए रवाना करने के बाद राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में सनातनियों का आना और गंगा में डुबकी लगाना सनातन को जीवंत कर रहा है। दीपक प्रकाश ने महाकुंभ के लिए रांची से स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। केंद्र सरकार की झारखंड को बड़ी सौगात। धनबाद में बनेगा 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर। केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ी सौगात दी है। धनबाद में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के बरवाडा पानागढ़ के पास निरसा और गोविंदपुर क्षेत्र में स्थित मौजूदा फुटपाथ के पुनर्निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण की भी मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत 1130 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिस 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर को मंजूरी दी है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा है, जो वर्तमान में संरेखण निरसा और गोविंदपुर के क्षेत्रों से गुजर रहा है, जिसमें मौजूदा प्रमुख क्रॉस रोड्स के साथ ग्रेड जंक्शन है, जिसकी वजह से निरसा में भारी भीड़ होती है। यह प्रस्तावित ग्रेड अलग संरेखण बाईपास के रूप में कार्य करेगा, जिससे इस कॉरिडोर में सुचारू और सुगम यातायात का संचालन हो सकेगा, जो भीड़ भाड़ को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा नितिन
गडकरी ने बिहार को भी बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बिहार पटना जिले में आमसदरभंगा राजमार्ग के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग 119D पर रामनगर से कच्ची दरगाह तक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी स्वीकृति दी है, जिसकी लागत 1082.85 करोड़ रुपए की होगी। इसके अलावा किशनगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और राष्ट्रीय राजमार्ग 32 को जोड़ने वाले एक स्पर के रूप में किशनगंज बहादुर खंड के 4 लेन निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है, जिसकी लागत 1117 करोड़ और लंबाई 24.849 किमी होगी। ग्रामीण विकास विभाग में इन पदों पर निकली बहाली, ऐसे करें आवेदन। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा कोषांग में 8 पदों पर बहाली निकली है। हालांकि ये नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी। इसके तहत 3 विशेष कार्य पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। वे अवर सचिव स्तर के होंगे। विशेष कार्य पदाधिकारी का वेतन भी अवर सचिव स्तर का ही होगा। इसके अलावा एक MIS के पद पर भी भर्ती होगी। साथ ही साथ एक सहायक अभियंता, एक सहायक वन संरक्षक, एक मीडिया सह प्रशिक्षण पदाधिकारी और एक लेखपाल की नियुक्ति होगी। इसके लिए विभाग ने 6 फरवरी तक ऑफलाइन आवेदन मांगा है। अगर आप झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की ओर से निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरकर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दिए गए विभाग के पते पर भेजने होंगे। साथ ही योग्य अभ्यर्थियों को अपना कार्यानुभव भी अपनी शैक्षणिक योग्यता के साथ जमा करना होगा। आवेदन करने वालों को झारखंड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। 3 विशेष कार्य पदाधिकारी के पास प्रशासनिक स्तर के अनुभव के साथ साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। इसके अलावा कार्यपालक अभियंता को भी ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से MTech की डिग्री होना अनिवार्य है। ज्यादा जानकारी के लिए आप ग्रामीण विकास विभाग का आधिकारिक ट्विटर हैंडल देख सकते हैं। धनबाद में तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ट्रक समेत सैकड़ों टन अवैध कोयला जब्त। धनबाद जिले में अवैध कोयला का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। CISF व प्रशासन की टीम ने 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। पहली छापेमारी झरिया CO मनोज कुमार के नेतृत्व में घनुडीह OP क्षेत्र के दुर्गापुर मोहरी बांध में की गई, जहां से भारी मात्रा में कोयला जब्त किया गया है। झाड़ियों में कोयला स्टॉक कर रखा गया था। CO ने 2 हाइवा मंगवाकर कोयला लोड करवाया और फिर BCCL को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी छापेमारी CISF ने लोधना OP से करीब 300 मीटर की दूरी पर की, जहां से अवैध कोयला लदे 12 चक्का ट्रक के साथ 40 टन कोयला जब्त किया गया है। इस मामले में छापेमारी करने पहुंची CISF ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। मौके पर BCCL लोधना कोलियरी प्रबंधक लोधना OP पहुंचे और CISF द्वारा छापेमारी व कोयला जब्त किए जाने की जानकारी लोधना OP प्रभारी को दी। मीडिया से बात करते हुए कोलियरी प्रबंधक ने बताया कि 50 टन से अधिक कोयला जब्त किया गया है। ट्रक मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। इस बीच सिंदरी SDPO आशुतोष कुमार सत्यम ने बताया कि मोहरी बांध में CO की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इस बीच लोधना OP क्षेत्र में CISF की छापेमारी में जब्त कोयला व ट्रक को लेकर प्रबंधन की ओर से शिकायत की गई है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। मनिया सम्मान और धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई। CSC संचालक की ID सस्पेंड। पैक्स अध्यक्ष पर FIR। गढ़वा जिले में बीते दिनों 2 मामलों में DC ने सख्त कार्रवाई की है। पहला मामला खरौंधी प्रखंड में मनिया सम्मान योजना में अनियमितता की है।
जबकि दूसरा मामला मझियाव प्रखंड के रामपुर पैक्स में धान घोटाले का है। इन दोनों मामलों को लेकर डीसी ने सीएससी संचालक की आईडी को सस्पेंड कर दिया, जबकि पैक्स अध्यक्ष पर एफआईआर किया है। खरौंधी प्रखंड के कुपा पंचायत के सीएससी संचालक नवनीत कुमार पटेल, सत या नारायण गुप्ता और अजीत प्रजापति द्वारा गलत मंशा से जानबूझकर मनिया सम्मान योजना के कुछ लाभुकों के खाता संख्या और आईएफएससी कोड के स्थान पर अपने रिश्तेदार का खाता संख्या और आईएफएससी कोड पोर्टल पर प्रविष्टि करने का मामला प्रकाश में आया था। मामला संज्ञान में आने के बाद अंचल अधिकारी खरौंधी से जांच कराई। जांच के क्रम में शिकायत सही पाई गई। प्रतिवेदित किया गया है कि सीएससी संचालकों द्वारा एंट्री के समय लाभुकों के खाते के स्थान पर अपना या अपने रिश्तेदार का खाता संख्या डाल दिया गया है, जिससे राशि लाभुक के खाता में नहीं जाकर सीएससी या उनके सगे लोगों के खाते में जा रहा था। जांच में स्पष्ट हुआ कि ग्राम कूपा के 7 लाभुकों की राशि सीएससी संचालक नवनीत पटेल की पत्नी रेशमी देवी के खाता में अंतरित हुआ है। 5 लाभुकों के पैसा सीएससी संचालक सत्यनारायण गुप्ता के अपने खाता में और 9 लाभुकों की राशि सीएससी संचालक अजीत प्रजापति की माता लालती देवी के खाते में गई है। कटिहार से झारखंड आ रही नाव गंगा में पलटी, 18 लोग थे सवार, 3 शव बरामद। बिहार के कटिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार हादसे के समय नाव पर 18 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इसके साथ ही 3 शव बरामद किए गए हैं। घटना कटिहार के गोलाघाट की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कटिहार के गोलाघाट से एक डेंगी नाव झारखंड की सकरी गली जा रही थी। तभी गंगा नदी के बीच धारा में नाव पलटने से एक छोटे बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में बढ़ेगी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या। 325 आदर्श विद्यालयों में भी नए शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। झारखंड में और विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं। इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में भी आगामी शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता है। आगामी बजट में शिक्षा विभाग की प्राथमिकता को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य की प्राथमिक कक्षा से लेकर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए आवश्यक राशि का प्रावधान बजट में करने की मांग शिक्षा विभाग की ओर से की गई है। राज्य में बंगाल के तर्ज पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी जल्द ही राज्य का दौरा कर इसकी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को देगी। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। 26,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति को लेकर इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा हाई स्कूल में भी शिक्षकों की नियुक्ति शुरू की जाएगी। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद हुए खाली, पड़ सकता है बोर्ड परीक्षा पर असर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त हो गया। अध्यक्ष डॉ अनिल महतो और उपाध्यक्ष डॉ विनोद सिंह की नियुक्ति वर्ष 2022 में हुई थी। जानकारी हो कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री को भेज दिया है। संभावना है कि 26 जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
अगर अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी होती है तो आगामी बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। झारखंड में 28 जनवरी से कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। इसके बाद कक्षा 9वीं की परीक्षा होगी। वहीं 11 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा से जुड़े गोपनीय कार्यों की जिम्मेदारी जैक अध्यक्ष के पास होती है। ऐसे में अगर समय पर नियुक्ति नहीं हुई तो परीक्षा प्रक्रिया में दिक्कतें आ सकती हैं। बता दें कि वर्ष 2021 में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति में 4 महीने की देरी हुई थी। सितंबर 2021 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद जनवरी 2022 में नई नियुक्ति हुई थी। इसी वजह से 2022 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ा था। राज्य में पहली बार सड़कों पर लगेगा सोलर पैनल, बिजली उत्पादन से सड़कें होंगी रोशन। राज्य में पहली बार सड़क निर्माण योजनाओं में सोलर पैनल लगाने का कदम उठाया जा रहा है। इन सोलर पैनल से उत्पन्न होने वाली बिजली का इस्तेमाल सड़कों को रोशन करने के लिए किया जाएगा। फिलहाल पथ निर्माण विभाग ने 2 प्रमुख सड़कों को इसके लिए चुना है, जिन पर साइकिल ट्रैक भी बनाए जाएंगे। इन साइकिल ट्रैकों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो न केवल बिजली उत्पादन करेंगे बल्कि साइकिल चालकों को वर्षा और तेज धूप से भी बचाएंगे। विभाग ने ओल्ड विधानसभा के पास विवेकानंद स्कूल से लेकर जगन्नाथपुर क्षेत्र और रिंग रोड तक 4 लेन सड़क बनाने का निर्णय लिया है। इस सड़क पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ और साइकिल ट्रैक भी होंगे। इसके लिए डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही इसकी स्वीकृति मिल सकती है। विभाग का प्रयास है कि इस वित्तीय वर्ष में इसे स्वीकृति मिल जाए और अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू हो सके। इसके अलावा डोरंडा क्षेत्र में कुसई से एयरपोर्ट जाने वाली नई सड़क का भी निर्माण किया जाएगा, जिसका अलाइनमेंट तय कर लिया गया है। इस सड़क को एयरपोर्ट के लिए बन रहे दूसरे वैकल्पिक मार्ग से जोड़ा जाएगा और इस पर भी दोनों ओर साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे, जिनके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह पहल न केवल पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यातायात के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और टिकाऊ बनाने में भी मददगार साबित होगी। पलामू के युवक की सऊदी अरब में मौत, परिजन कर रहे शव लाने की गुहार। पलामू जिले के एक युवक की सऊदी अरब में मौत हो गई है। युवक सद्दाम हुसैन मेदिनीनगर के मुस्लिम नगर का रहने वाला है। सद्दाम हुसैन की मौत 17 जनवरी को हुई थी। वह कंपनी में काम करने के बाद घर लौटा और सो गया। इसके बाद सुबह उसका शव मिला। सद्दाम 23 जुलाई 2024 को मजदूरी के लिए सऊदी अरब गया था। सद्दाम के दोस्तों ने परिजनों को मौत की सूचना दी। अब सद्दाम की मौत के बाद परिजन शव को पलामू लाने की गुहार लगा रहे हैं। सद्दाम के 3 छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद पूरे परिवार में चीख पुकार मची है और परिवार सदमे में है। सद्दाम की पत्नी का कहना है कि वह आखिरी बार अपने शौहर को देखना चाहती है। उसका शव घर लाया जाए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद झारखंड सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास सह श्रम मंत्री KN त्रिपाठी सद्दाम के घर पहुंचे और परिजनों से बात की। पूर्व मंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों से बात की और हर मामले में पहल करने की बात कही है। पूर्व मंत्री ने बताया कि पूरे मामले को लेकर श्रम विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई है। सद्दाम के शव को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच घटना की जानकारी मिलने पर मोहर्रम इंतजामिया कमेटी के सदस्य भी सद्दाम के घर पहुंच गए। मोहर्रम कमेटी के जीशान खान ने बताया कि सद्दाम काम के लिए सऊदी अरब गया था। शव लाने के लिए अधिकारियों से अनुरोध किया गया है। नवोदय स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देने पहुंचे फर्जी छात्र, ऐसे हुआ खुलासा। धनबाद जिले के प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय टुंडी में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के दौरान 2 फर्जी छात्र पकड़े गए। दोनों छात्र बिहार के बक्सर जिले के इतारी गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में नवोदय विद्यालय बेनागड़िया में पढ़ाई कर रहे हैं। परीक्षा में बैठे छात्रों की उम्र सामान्य से अधिक लगने पर मजिस्ट्रेट को शक हुआ।
इसके बाद दस्तावेजों की जांच की गई, जिससे फर्जीवाड़े का पता चला। पूछताछ में दोनों छात्रों ने स्वीकार किया कि वे किसी और के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। पकड़े गए छात्रों ने बताया कि वे अपने गांव के ही उदय सर नाम के शिक्षक से पढ़ते हैं। उसी शिक्षक ने स्कूल से छुट्टी दिलवाकर और एडमिट कार्ड में बदलाव कर परीक्षा दिलाने भेजा था। मजिस्ट्रेट और परीक्षा पर्यवेक्षक दीपा सिन्हा ने इस फर्जीवाड़े की लिखित शिकायत टुंडी पुलिस को दी। टुंडी थाना प्रभारी उमा शंकर ने बताया कि इस मामले में 4 छात्रों और एक शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जेएसएससी सीजीएल मामले में सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट जाएंगे 1200 से अधिक अभ्यर्थी। सीआईडी जांच से नहीं है संतुष्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर अब अभ्यर्थी हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी में हैं। करीब 1200 से अधिक अभ्यर्थी सोमवार को अपने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ये सभी अभ्यर्थी विभिन्न जिलों से हैं और उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को मामला सौंपा जाना चाहिए, ताकि पेपर लीक के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सीआईडी की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जांच प्रक्रिया चल रही है, उससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। इसी कारण वे अब हाईकोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों ने एसआईटी को इस संबंध में 8 महत्वपूर्ण साक्ष्य भी सौंपे हैं, जिनमें 5 मोबाइल फोन शामिल हैं। इन मोबाइल में परीक्षा से पहले अलग अलग केंद्रों पर कागज पर लिखे गए उत्तरों के वीडियो और फोटो भी मिले थे। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने सिट को सोशल मीडिया पर वायरल हुए उत्तर भी दिए हैं, जो परीक्षा से पहले अपलोड किए गए थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 16 से 20 दिसंबर तक आयोजित सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 2231 अभ्यर्थियों को बुलाया था। इनमें से 2229 अभ्यर्थी वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित हुए, जबकि 2 अभ्यर्थी वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि इसके बाद भी अंतिम रिजल्ट का ऐलान हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही किया जाएगा। जानकारी हो कि पेपर लीक मामले में हुई सुनवाई के कारण हाईकोर्ट ने रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होनी है, जिसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। मनिया सम्मान योजना का क्रेज, 58 लाख से अधिक हुए लाभुक। इस दिन आएगी जनवरी माह की किस्त। झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 58 लाख से अधिक हो गई है। अगस्त 2024 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक लाभुकों की संख्या में 16,99,394 की बढ़ोतरी हो चुकी है। योजना के तहत दिसंबर की राशि 6 जनवरी को दी गई थी। 6 जनवरी को राज्य भर में मनिया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 56,61,791 थी, जो अब बढ़कर 58,09,799 हो गई है। यानी 6 जनवरी के बाद लाभुकों की संख्या में 1,47,988 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जनवरी में लाभुकों की संख्या 59 लाख से अधिक होने का अनुमान है। राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में मनिया सम्मान योजना का आवेदन संबंधित प्रखंड कार्यालयों में और शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में जमा लिया जा रहा है। प्रखंड कार्यालयों व अंचल कार्यालयों की देखरेख में इसकी ऑनलाइन एंट्री की जा रही है। मनिया सम्मान योजना की जनवरी की राशि अगले सप्ताह तक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। विभागीय स्तर पर इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। मनिया सम्मान योजना के आवेदनों के सत्यापन के क्रम में गड़बड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में आवेदन के सत्यापन के क्रम में कई ऐसे लाभुक पकड़े गए हैं जो योजना के लाभ लेने के योग्य नहीं हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। जिला स्तर पर ऐसे लाभुकों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिलों को समाज कल्याण निदेशालय को भी इसकी जानकारी देने को कहा गया है। राज्य के 6 जिलों में लाभुकों की संख्या 24 लाख से अधिक है।
इनमें रांची, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम व पलामू शामिल है। ईंट भट्ठा में चल रहा था अवैध अंग्रेजी शराब का धंधा, इस राज्य में होती थी सप्लाई। उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में बोतल और अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। साथ ही पैकेजिंग के उपकरण, कच्चा स्प्रिट और शराब निर्माण में उपयोग होने वाली अन्य चीजें भी उत्पाद विभाग ने बरामद की है। वहीं शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि एक ईंट भट्ठा में शराब फैक्ट्री का धंधा चल रहा था, जिसे बिहार सप्लाई किया जाता था। बिहार भेजने के लिए ही शराब बनाने का काम चल रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दबिश दी। उत्पाद विभाग की यह कार्रवाई राजगंज थाना क्षेत्र के बेलायटांड में गई है। इलाके में स्थित एक ईंट भट्ठा में शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसकी गुप्त सूचना सहायक उत्पाद आयुक्त को मिली थी। सूचना के तहत छापेमारी टीम द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। उत्पाद विभाग के दारोगा अमित गुप्ता ने बताया कि मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिए एसडीएम द्वारा पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद छापेमारी शुरू की गई। इस दौरान निर्मित शराब की 215 पेटी बरामद की गई है। भारी मात्रा में स्प्रिट और निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शराब फैक्ट्री के संचालन में राजगंज थाना क्षेत्र के धावाचिता निवासी मुरारी महतो का नाम सामने आया है। अनुसंधान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि बरामद शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। शराब का निर्माण बिहार भेजने के लिए किया जा रहा था। राज्य में वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा कराने पर विचार, गृह विभाग कर रहा नियमावली तैयार। झारखंड सरकार उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड जवान, फॉरेस्ट गार्ड और जेल आरक्षी सहित सभी वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती के लिए एक ही संयुक्त परीक्षा कराने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही इन पदों की नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ करने की योजना बनाई जा रही है। उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान एक अभ्यर्थी की मौत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया था कि ऐसी सभी भर्तियों के लिए एक समान परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को नए नियमों के अनुसार बनाने के निर्देश दिए थे। गृह विभाग नई भर्ती नियमावली तैयार कर रहा है, जिसमें झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। हाल ही में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने इस विषय पर उत्पाद आयुक्त और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि भर्ती में दौड़ की दूरी और समय सीमा को कम किया जाएगा। चयन समिति यह तय करेगी कि एक बार में कितने अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होंगे। हजारीबाग में ईंट भट्ठे के लिए अवैध कोयला खनन, वन विभाग ने 32 मुहानों को किया बंद। हजारीबाग जिले में अवैध कोयला का उत्खनन कोई नई बात नहीं है। अब भी ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कोयला चोरी कर रहे हैं। ऐसे में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 32 ऐसे अवैध कोयला उत्खनन करने वाले मुहाने को बंद करवाया है। हजारीबाग के कई ऐसे इलाके हैं जहां अवैध कोयला का उत्खनन हो रहा है। कोयला जिले में ही चल रहे ईंट भट्ठे को सप्लाई किया जा रहा था। ईंट भट्ठा संचालक ग्रामीणों को कोयला गिराने के साथ ही भुगतान कर देते हैं। उन्हें कोयला उपलब्ध कराने के लिए एडवांस में भी भुगतान दिया जाता है। इस लालच में बड़कागांव के कई इलाकों में अवैध कोयला का उत्खनन हो रहा था, जहां छोटे से मुहाने बनाकर ग्रामीण अंदर प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं। खनन के अंदर जब पानी भर जाता है तो अंदर से पानी निकालने के लिए पंप का भी उपयोग किया जाता है। जब इसकी सूचना वन विभाग को मिली तो विभाग ने कार्रवाई करते हुए लगभग 32 कोयला उत्खनन करने वाले अवैध माइंस के मुहाने को बंद करवा दिया। इस दौरान कई सामान भी वन विभाग ने बरामद किए हैं। ग्रामीण ट्रैक्टर के जरिए कोयला ईंट भट्ठे तक पहुंचाने का काम करते थे। प्राय जंगल के ही रास्ते का उपयोग किया जाता था। रास्ता बनाने के लिए कई पेड़ भी काट दिए गए हैं। वन विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि पिछले दिनों जब इसकी सूचना मिली तो योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया।
तब यह तो सफलता ये मिली थी है। आज की तो ये झारखंड की थी टॉप आज बड़ी की खबरें। इसी झारखंड तरह की टॉप झारखंड बड़ी की खबरें। हर छोटी से बड़ी इसी खबर तरह देखने के लिए झारखंड आप की हमारे हर चैनल छोटी से बड़ी 24 खबर झारखंड देखने न्यूज के को लिए सब्सक्राइब आप करके हमारे बेल आइकन चैनल प्रेस कर लें, 24 जिससे झारखंड झारखंड न्यूज की को हर सब्सक्राइब छोटी से कर बड़ी लें। खबर की तो अपडेट हमें आप तक दीजिए पहुंचता रहे। इजाजत, तो फिर आज के मिलते लिए हैं बस इतना अगले ही। न्यूज में। हमें दीजिए